dear students, welcome to Shri Karni Academy and EduTech करनी द लर्निंग ऐप। इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो हम लोग जो है क्लास 11th का फिजिक्स का जो है सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें थ्रू आउट सिलेबस हम आपस में मिलके जो है इस नैया को पार लगाएंगे, है ना, डील करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स जो है वो किस तरह की ब्रांच है, ये सब तो हम देखते रहेंगे जब तक आगे चलेंगे। मैं टाइम को बर्बाद किए बगैर सीधा आ जाता हूँ सिलेबस पे और सिलेबस की बात कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें साथ में जब हम थ्रू आउट ईयर डील करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देता ही रहूँगा कि भाई कहाँ कैसे कब क्यों करना है, ये सारी बातें तो होती रहेगी। चलिए, फिजिक्स जो है वो आपका सब्जेक्ट, चाहे आप बायो चूज कर रहे हो चाहे आप मैथ चूज कर रहे हो, दोनों में रहेगा, कॉमन है। ओके, और इसको कहा जाता है कि कोर है ये दोनों की भी, चाहे वो मैथ वाले बच्चे हैं चाहे बायो वाले बच्चे हैं, चाहे आप आईआईटी वगैरह के एग्ज़ाम दोगे चाहे नीट के एग्ज़ाम दोगे, आपके लिए फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि अगर आप रेगुलरली रहोगे और जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप बहुत कुछ जो है सीख जाओगे और बहुत अच्छी आपकी फिजिक्स होने वाली है। देखिए, फिजिक्स में 11th और 12th दोनों में मिला के कम से कम जो है 30 चैप्टर जो है फिजिक्स के आप पढ़ोगे। और अगर उसको मैं ब्रांच वाइज डिवाइड करूं तो अलग अलग ब्रांच में अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो एक ब्रांच होगी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ये आप 11th में पढ़ोगे। अगर आपकी बुक के हिसाब से करूं तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और लगभग 8 को मान लो ये आप मैकेनिक्स के अंदर डील करोगे। उसके बाद आती है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड फिजिक्स, इसमें आपके चैप्टर नंबर 9, 10 ये चैप्टर जो है, दोनों चैप्टर जो फ्लूइड के चैप्टर है और मटेरियल की जो प्रॉपर्टी वाले चैप्टर है, इसको आप पढ़ोगे। ये भी आप क्लास 11th के अंदर पढ़ोगे। उसके बाद आएगी थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 ये चैप्टर तीनों हैं जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह के बारे में और हीट वगैरह के बारे में, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके बारे में चर्चा करोगे। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ज़्यादा ज्ञान झाड़ते हुए नहीं, क्योंकि ज्ञान मैं जब पढ़ाऊंगा तब झाड़ूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि भाई आपको क्या पढ़ना है। बाकी अगर मैं इसी को मोटिवेशनल लेक्चर की तरह दूँ तो मैं फिजिक्स क्या है, कैसे है, कहाँ से आई, उन सब चीज़ों में घुसने का ज़्यादा औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम देना वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको सवाल आने चाहिए, ना कि उसकी हिस्ट्री आनी चाहिए। ठीक है ना? तो हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा नहीं घुस पा रहा हूँ, ये वाला। और लास्ट में जो चैप्टर आपके अलग से बच जाते हैं, चैप्टर नंबर 14 एंड 15 और ये वाले, तो यहाँ पर आप वेव और एसएचएम इनके बारे में चर्चा करोगे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन और तरंग के बारे में चर्चा करोगे। तो ये मैंने आपको बताया है 11 का जो है 11th क्लास का जो फिजिक्स का पार्ट रहेगा उसको हम कैसे डील करेंगे। शुरुआत की जो आपने कहा सर आपने 3 चैप्टर से शुरू किया, तो शुरुआत का चैप्टर नंबर 1 और 2। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड है, तो इसको जो है वैसे तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है और मैं भी इसको इग्नोर ही करूंगा, क्योंकि मैं खुद जो है चैप्टर नंबर 2 से शुरू करूंगा। क्योंकि आपकी जो रियल फिजिक्स शुरू होती है वो चैप्टर नंबर 2 से होती है। फिजिकल वर्ल्ड आपको सिर्फ ये बताता है कि आप 11th में आ गए हो तो आप फिजिक्स में क्या देखने वाले हो, कैसे देखने वाले हो, वो सारी चीज़ें जो आप थ्रू आउट फिजिक्स पढ़ोगे ना वो सब फिजिकल वर्ल्ड में दे रखा है। तो जब सब चैप्टर में पढ़ना ही है तो फिर पहले चैप्टर को पढ़ने का कोई खास औचित्य नहीं है। वैसे मैं फर्स्ट चैप्टर को जो है अगर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हम 40 मिनट से 50 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, तो वही मैं एक लेक्चर डाल दूंगा फर्स्ट लेक्चर का भी, लेकिन उसका कोई खास नहीं है। वही ये फिजिक्स क्या है, कैसे, कौन से फोर्सेज वगैरह, तो वो हम वैसे ही सारे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। तो आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 से अपनी फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 2
जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब ये सब में काम आएगा, क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर जिन क्वांटिटी का हम अध्ययन करते हैं वो क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी। चला देख लेते हैं। फिजिक्स के अंदर उन्हीं क्वांटिटी का जो है अध्ययन किया जाता है या उन्हीं को पढ़ा जाता है जो कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी। क्लास 9 को 10th को इनको थोड़ा सा याद करो, आपको पता चल जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी होती है कैसे? जैसे लाइक मास है, टाइम है। फिजिकल क्वांटिटी कैसे होती है? अ क्वांटिटी, डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखते रहिए। और एक बात बहुत ध्यान से और नोट कर लीजिए, जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो या स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो अलग बात है, जो मैं अपने पेन से लिखा रहा हूं और बोल रहा हूं कि इसको नोट कर लेना, तो अपनी कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। अ क्वांटिटी सेकंड चैप्टर का बेसिक देख रहे हैं अभी हम, सेकंड चैप्टर में अभी घुसे नहीं है। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स में बात होगी तो किसकी बात होगी? फिजिकल क्वांटिटी की। किसकी बात होगी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर, जिसको मापा जा सके। क्या किया जा सके? मापा जा सके। कैसे? सर 1 किलो शक्कर दे देना, यानी मास। मैं यहाँ से 10 घंटे में जो है दिल्ली पहुँच सकता हूँ। टाइम 10 घंटे, बोला 10 आवर्स। इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया। मेरा जो घर का साइज है वो 30 बाई 50 फीट है, या फिर जो भी मीटर में जैसे भी लिखना चाहो, यानी लेंथ। इन सबको क्या कर सकता हूँ? मेजर कर सकता हूँ। यानी इन सब के पीछे यूनिट आ रही है, जैसे केजी, 5 केजी, 10 आवर्स, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 मीटर। इन सबको क्या कर सकता हूँ? मैं मेजर कर सकता हूँ। तो जिनको माप सकता हूँ उनको क्या कहता हूँ? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स के अंदर हम किसकी अध्ययन करेंगे? इन फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये सारे चैप्टर में आएगी, फिजिक्स सब में है। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है ये सारे चैप्टर में यूज आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट कि किस क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है और ये जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में ब्रॉडली चर्चा करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन खत्म कर दूंगा। हर चैप्टर के अंदर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसकी आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी, उसकी आपको डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। बहुत बार एरर जो है वो हर चैप्टर में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जहाँ पर आपको एरर फाउंड आउट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बेस है। ये वाला चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर, इस सब चैप्टर में बार बार थोड़ा थोड़ा यूज आ सकता है इसके एप्लीकेशंस, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ा जाता है। ओके। और कुछ प्रैक्टिकल है जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, अभी तो सिर्फ आपको नाम पता चल रहे होंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी हो जाएगी, और जब आप लैब में जाओगे तो उनको देखोगे और समझोगे, तो प्रैक्टिकल पर्पज से भी ये वाला चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तो भी ये वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो बात कर रहे थे हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो सर नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? तो वहाँ पर सिर्फ आपको डेफिनेशन को चेंज करना। अब जब मैं चेंज करने का कहूँ तो आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। चेंज क्या करना है? ए क्वांटिटी विच कैन नॉट बी। अब क्या आएगा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपको हेडिंग लगानी है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर, जिसको मापा नहीं जा सके, जैसे गुस्सा, एंगर, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज। मेरी माँ मुझे 10 किलो प्यार करती है। व्हाट ए नॉनसेंस थिंग। यस, इट्स नॉनसेंस। कैसे माप लिया आपने? या मुझे 10 मीटर गुस्सा आता है। नहीं, मीनिंगलेस बात है।
तो ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं कर सकते, जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, उनको क्या बोलता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो बस फिजिकल एंड नॉन फिजिकल के बारे में इतना आइडिया बहुत है। बाकी आगे वेक्टर, स्केलर, ये सब वैसे वैसे चैप्टर में आता रहेगा। जब 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वेक्टर स्केलर का आइडिया दे दूंगा। अभी के लिए इतना समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। तो पूरी फिजिक्स में हम किसकी बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे करंट है, पढ़ते आए ना, वर्क है, एनर्जी है, इन सब की यूनिट होती है ना, पावर है यूनिट होती है, वॉट, सबकी यूनिट होती है। इसलिए ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इमोशंस जितने भी होते हैं वो नॉन फिजिकल होते हैं, इनका कोई डेली लाइफ में यूजेज नहीं है। तो चलिए साहब, ये बात होगी छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अपने चैप्टर पे, यूनिट क्या होती है। अब यूनिट के लिए पहले समझ लीजिए। जैसे मैं कह देता हूं कि एक सर्टेन सा अमाउंट ले लेता हूं, एक सर्टेन अमाउंट ले लेता हूं और उसको मैं कोई एक नाम दे देता हूं और उसके रेस्पेक्ट में मैं फिर सब कुछ कर सकता हूं। सर समझ नहीं आया, प्रैक्टिकली देखिए। मैं कह देता हूं कि ये 1 मीटर है ये पेन। अब ये कितना है कुछ नहीं, मैंने कह दिया 1 मीटर। 1 मीटर तो नहीं है, 15 सेंटीमीटर भी नहीं है पूरा, पर मान लो कि ये 1 मीटर है। और अगर मुझे अब इसकी मेजर करना है, इसकी लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, इसके बराबर रखा, ये बराबर 1 आ गया, 1 पेन के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, या तो कहूंगा कि इस फोन की लेंथ जो है वो 1 पेन है। कितनी है, 1 पेन। इसको मैंने स्टैंडर्ड मान लिया है, ये मेरे लिए एक स्टैंडर्ड है, मैंने घर में रख दिया है। अब मुझे कितनी भी लंबाई मापनी मैं इसकी हेल्प से माप सकता हूं। मैं कहूंगा कि इस टेबल की मापनी है, तो देखो 1, ये 2, ये 3 पेन जो है इसकी लंबाई है। अब मैंने कह दिया कि इसकी लंबाई 1 मीटर है। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया कि इसको कहते हैं 1 मीटर, तो इसको कितना कहेंगे, 3 मीटर। इस फोन को कितना कहेंगे, 1 मीटर। कहने का मतलब एक छोटा सा अमाउंट जो है उसको स्टैंडर्ड मान लिया और उससे कंपेयर कर दिया किसी भी अमाउंट को, तो वो क्या बन जाता है, यूनिट बन जाता है। देखिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ physical quantity, a certain amount of that physical quantity is accepted as a standard। उसको मैंने as a standard ले लिया। This standard is called the unit of that physical quantity। और उस standard को हम क्या कहते हैं, physical quantity की unit कहते हैं। कोई भी physical quantity जैसे length है, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट मान लिया। होता है ना गाँव में, जैसे लाइक आप कभी कपड़े लाने गए हो दुकान पे, तो वो कहते हैं कि ये हमारा 1 मीटर है, तो कपड़ा कैसे देता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 देना है तो 3 मीटर, 3 हाथ कपड़ा दे दिया। ठीक है साहब, हो गया। अब ये क्या हो गया, उसका हाथ एक स्टैंडर्ड था, अब उसको चाहे 1000 मीटर कपड़ा देना वो दे देगा, क्योंकि उसने कितना सा अमाउंट ये वाला उसको फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया, उसके लिए यूनिट ये है। अब वो कुछ भी कर सकता। तो ये बात होगी यूनिट की बेसिक है ना। तो ये कंपैरिजन है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बीच में। यूनिट का बेसिक मतलब क्या, इट इज कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। अब यूनिट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सेप्टेड एवरीवेयर, हर जगह एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मैं कह देता हूं कि हाथ वाला सिर्फ मेरे आसपास के कुछ गाँव में ही चलता है। मान लीजिए कि साउथ में ये सिस्टम ही नहीं है, अमेरिका में ये सिस्टम ही नहीं है, तो आप अमेरिका में जाके कोई कपड़ा मापेगा ऐसे, तो अमेरिका वाला तो कह देगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लेना भाई, मेरे लिए तो ये कुछ है ही नहीं, क्या हाथ है, कैसे कह दिया, है ना। या फिर मैं कोई कह दूं, ऐसी यूनिट का नाम बोल दूं, जैसे कोई, जैसे ये हाथ वाली यूनिट होती है, जैसे गांव में या फिर आसपास के मजदूर वगैरह यूज़ करते हैं, इसको बैलात बोलते हैं कि भाई 1 बैलात, 2, 3, जैसा भी अलग अलग लैंग्वेज में, रीजनल में अलग हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि हर जगह ये एक्सेप्टेड है ना, जरूरी तो नहीं है। तो ऐसी यूनिट हम नहीं बनाते नॉर्मली, जो कुछ कुछ जगह एक्सेप्टेड हो। ऐसी बनानी है जो हर जगह एक्सेप्टेड हो। जैसे मीटर जो है, अब आप अमेरिका में बोलो, चाहे इंडिया में बोलो, चाहे कनाडा में बोलो, कहीं पे भी बोलो, मीटर बोलते हैं, उनको पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, और सब जगह मान्य है, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कहाँ होनी चाहिए, सब जगह ही होनी चाहिए। दूसरी, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। अब ऐसी यूनिट बना दी तो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर पंगा हो जाएगा, है ना। हर आदमी को इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट वेरिएबल होनी चाहिए, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने कह दिया कि ये 1 मीटर है, ठीक है। अब चांद पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, क्या ये इसकी लेंथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो इसको मैं बना सकता हूँ, है ना, इसको मैं बना सकता हूँ, क्या स्टैंडर्ड यूनिट मान सकता हूँ।
मैंने कह दिया कि भाई मैं जब 14 साल का था ना तो मैं दुकान पे बैठने लगा और मैंने अपने बड़ों को देखा कि भाई 1 मीटर होता है, मैंने अपने हाथ को 1 मीटर मान लिया। ठीक है, 14 का था तब तो ठीक है, क्या 16 का होऊंगा, 18 का होऊंगा, क्या हाथ की लंबाई वही रहेगी? नहीं रहेगी ना, वो तो चेंज हो जाएगी। या किसी पेड़ की लंबाई को आपने स्टैंडर्ड मान लिया, अब वो टाइम के साथ तो चेंज हो जाएगी, तो आपका स्टैंडर्ड सही रहा ही नहीं। यानी टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, ये यूनिट की 3 खासियत होती है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट का एक सिस्टम बना दिया जिसमें अलग अलग यूनिट्स दे दी कि भाई लंबाई को ऐसे मापेंगे सब जगह, और मास को ऐसे मापेंगे, टाइम को ऐसे मापेंगे। सब ने क्या दे दिया, एक पद्धति बढ़ा दी, एक रीति रिवाज बना दिया कि भाई ऐसे ही मापना है। तो 3 जो है तरीके हैं या फिर 3 ऐसे सिस्टम्स हैं जो मेजरमेंट में काम लिए जाते हैं मेनली, और तो 4 कह सकते हो आप, इंटरनेशनल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 4 तरीके हम कह सकते हैं। पहला है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब ये है लेंथ के लिए, ये मास के लिए और ये टाइम के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, अगले 5 मिनट में ये तीनों बातें क्लियर हो जाएगी। सीजीएस वाले क्या करते हैं, सीजीएस वाले कुछ लोग हैं, है ना, कुछ लोग मान लो एमकेएस वाले हैं और कुछ एफपीएस वाले। सीजीएस वाले क्या कहते हैं कि भाई हम जो हैं वो लंबाई को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। हमारे यहाँ पर लंबाई को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और वो जो मास है, द्रव्यमान है, उसको किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। और जो टाइम है उसको किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ये सीजीएस वाले हैं। तो जैसे कोई कहे कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो लोगों के माइंड में आ जाएगा हाँ ये सीजीएस के हिसाब से बात कर रहा है। जैसे कोई कहे कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लोगों को पता चल जाएगा कि ये बात किसके हिसाब से कर रहा है, सीजीएस वाले के हिसाब से कर रहा है। यानी इसने कौन सी पद्धति यूज की है, सीजीएस पद्धति यूज की है। ठीक है साहब, अगली पद्धति आती है एमकेएस। कौन सी आती है, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी ये लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं लेंथ को। मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। और ये टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। जैसे ही कोई कहे कि 10 मीटर लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग किस में बात कर रहे हैं, ये लोग एमकेएस पद्धति में बात कर रहे हैं। एमकेएस जो सिस्टम है मेजरमेंट का, उसकी बात कर रहे हैं, ये उसमें माप रहे हैं। ये एमकेएस के हिसाब से बोल रहा है। जैसे कोई कहे कि 10 किलो शक्कर देना, यानी वो एमकेएस में बोल रहा है। समझ गए, 3 सिस्टम है, तीनों का इंटर रिलेशन भी है। यानी एक कहेगा कि 10 किलो, अगला कहेगा कि 10,000 ग्राम। दोनों शक्कर तो बराबर लेके जा रहे हैं, तो सर बात क्या हुई, बात सिर्फ ये होगी कि ये बात कर रहा है एमकेएस के हिसाब से और ये बात कर रहा है सीजीएस के हिसाब से, क्योंकि 3 अलग अलग पद्धति है। तीसरा एफपीएस, ये अंग्रेजों के, ब्रिटिश के ज़माने की है, जो अंग्रेजों ने इंडिया पे काफ़ी रूल किया था, जो शासन किया था, तो इन लोगों ने अपनी पद्धति यहाँ छोड़ दी। आज भी घरों वगैरह की जो दीवारें वगैरह, उनको फिट में मापा जाता है कि इतने फिट बाई इतने फिट का, फ्लोर जो है इतने फिट बाई इतने फिट का है, ये सारी फिट में मापी जाती है। इस तरह से देखिए, फुट ये लेंथ के लिए है, पाउंड यानी मास के लिए है, और सेकंड यानी ये टाइम के लिए। यानी कोई कहेगा कि 10 फीट दीवार की लंबाई है, इसका मतलब किस में बात कर रहा है, वो एफपीएस पद्धति में बात कर रहा है। तो 3 पद्धति हैं, आपको ध्यान रखना है, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है एसआई पद्धति। चौथी पद्धति कौन सी है, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति या एसआई सिस्टम जिसको बोला जाता है, एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने काम आने वाली है। तो तीनों पद्धतियां मैंने आपको बता दी, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस।
सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर यानी बात हो रही है लेंथ की, लेंथ विड्थ हाइट वो सारी एक ही चीज़ है। मास ग्राम है यानी मास की बात हो रही है, और सेकंड यानी टाइम की बात हो रही है। यानी कोई बोलेगा कि सीजीएस में निकलो तो आप लिखोगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली बात, जो आपकी यूनिट्स है उनको यूज करके आप उसकी यूनिट लिखोगे। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और फुट, पाउंड और सेकंड। सेकंड सब में कॉमन है। एसआई सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है। यहां पर 7 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट दी गई है। कौन सी? एसआई यूनिट। 7 फिजिकल क्वांटिटी है। इनकी कौन सी यूनिट दे रखी है? एसआई यूनिट दे रखी है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी क्या दे रखी है? एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। पहली है मास, दूसरी है लेंथ, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर। लिखते रहना मेरे साथ साथ। टेम्परेचर। पांचवी कौन सी है? करंट या इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी। और सबसे लास्ट में आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट जो है आपको पता होनी चाहिए, और यही सबसे ज़्यादा काम आने है। इस पे स्टार जितने लगा सकते हो उतने लगा लो, क्योंकि यही यूनिट आपके काम आने वाली है आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ज़्यादातर बातें एसआई में होगी। जब कुछ नहीं कहा जाए तो उनको एसआई यूनिट में ही लिखना होता है। जब कोई भी यूनिट नहीं कहते हैं तब मतलब कोई भी सिस्टम की बात नहीं करते हैं, तब वो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एसआई सिस्टम की। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास किस में लिखते हैं? किलोग्राम। लेंथ मीटर। टाइम सेकंड में। आप कहोगे सर ये तो एमकेएस ही हो गया। बिल्कुल एमकेएस हो गया, लेकिन एमकेएस में क्वांटिटी 3 ही थी, मास, लेंथ एंड टाइम। यहाँ 7 क्वांटिटी, ये फर्क है। तो एमकेएस में वो 3 क्वांटिटी, जो एमकेएस की बात करें तो एसआई की तरह ही थे है, लेकिन जब एमकेएस था तब 3 ही क्वांटिटी थी। उसके बाद 7 क्वांटिटी की यूनिट जो है वो एसआई के थ्रू निकाली गई थी। तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई थी, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया था। किसका? एसआई सिस्टम का। टेम्परेचर की होता है केल्विन, सेंटीग्रेड वगैरह ये भी होता है, बट ये अपने डेली लाइफ में यूज आता है। एसआई यूनिट अगर टेम्परेचर की पूछे तो केल्विन होती है। करंट की होती है आपको पता है एम्पियर, इसकी होती है कैडेला, और इसकी होती है मोल। क्या होती है? मोल। लिख लेना अपनी कॉपी में। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैडला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। क्या? यूनिट्स। कौन सी? एसआई। मास की सीजीएस यूनिट ग्राम, लेंथ की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की सीजीएस यूनिट सेकंड। लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ये। अब बार बार आप ऐसे तो नहीं लिख सकते 5 किलोग्राम इस तरह से, तो आप क्या करोगे? इसका एक प्रतीक चिन्ह बना दिया, यानी सिंबल बना दिया है इस यूनिट का। तो किलोग्राम का सिंबल क्या होता है? के छोटा, जी छोटा। ध्यान रखना, मैं अगर छोटा कह रहा हूं उसका मतलब है मीटर में एम छोटा, स्मॉल होने चाहिए सारे के सारे। सेकंड में एस छोटा सा, स्मॉल। केल्विन में के बड़ा। केल्विन एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उनकी इज्जत रखने के लिए हम क्या करते हैं? इनको कैपिटल कर देते हैं। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, इनका भी ए बड़ा। कैडेला सी और डी दोनों छोटे, और मोल को
MOL ऐसे लिखा जाता है। यानी मास की SI यूनिट होती है kg यानी किलोग्राम, लेंथ की मीटर यानी स्मॉल m, सेकेंड केल्विन, एम्पियर, कैडेला एंड मोल। तो ये बात हो गई है भाई साहब किसकी, फिजिकल क्वांटिटी। और इन क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, अब हम बात करते हैं, इन क्वांटिटी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। कितनी है, 7। तो पूरा नाम हो जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब सर जरा बताइए फंडामेंटल का फंडा क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए इसकी, अ क्वांटिटी which does not depends upon any other quantity, या फिर अच्छा लिखना है तो लिख देना अ फिजिकल क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ये दादा है, ये इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी पे निर्भर नहीं करते, डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए ये फंडामेंटल है। ये 7 क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। और फिजिकल क्वांटिटी देखिए डेफिनेशन सुनिए, उसको लिखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी डैश करके लिखिए, और फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी which does not depends upon any other physical quantity is known as fundamental physical quantity। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये कितनी है, 7 क्वांटिटी। इनकी यूनिट्स वगैरह के बारे में आप अपनी कॉपी में ये टेबल बना के लिख लीजिए। दूसरा, ज़्यादा रटने की बजाय अगर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और क्वांटिटी के बारे में मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है, क्वांटिटी के बारे में भी आइडिया दे दिया है और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये डेराइव्ड का मतलब हिंदी में होता है व्युत्पन्न, यानी जो किसी से बना हो। डेराइव्ड का हिंदी में मतलब होता है व्युत्पन्न, यानी इसका मतलब क्या होगा, अ क्वांटिटी या अ फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन लिखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी which depends upon fundamental quantities। A physical quantity which depends upon fundamental quantities is known as derived physical quantity। derived physical क्वांटिटी। पता चल गया होगा व्युत्पन्न, यानी ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड करती है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, उनको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डेफिनेशन लिख के स्क्रीन को पोज कीजिए आराम से, और अब 5 मिनट पेन को रख के सुनिए और उसके बाद नोट कर लें। अब जैसे बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, 9th क्लास को याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
बिल्कुल सही है सर। यानी डिस्प्लेसमेंट यानी किसकी बात हो रही है सर? ये लेंथ की बात हो रही है। बेसिकली लेंथ ही तो है, चाहे वो हाइट है चाहे वो विड्थ है तो दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन ही। तो ये किसकी बात हो रही है सर? लेंथ की बात हो रही है। डिवाइड बाई क्या है सर? डिवाइड बाई है सर टाइम। सर लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, कैसी? फंडामेंटल वाली। सर ये भी क्या है? फंडामेंटल वाली क्वांटिटी। यानी वेलोसिटी को मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, इस वेलोसिटी को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकता हूँ। यानी इस पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको ऐसे लिख दिया, लेंथ अपॉन टाइम। क्या लेंथ को अलग से लिख सकता था? नहीं। टाइम को नहीं लिख पाया था। तो ये तो थी फंडामेंटल, लेकिन इन दोनों को मिला के वेलोसिटी आ गई। यानी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो जैसे वेलोसिटी। सेकंड, फोर्स या एक्सेलरेशन बोल, ऐसे अलग अलग बात। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा आएगा भी वेलोसिटी, फोर्स में से फोर्स जाएगा आएगा भी फोर्स। आगे फिजिक्स में एक टर्म यूज होगा होमोजीनियस, मतलब होमोजेनिटी कहने का मतलब होता है दोनों साइड्स जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी फोर्स में से फोर्स जाएगा आएगा भी फोर्स, लेंथ में से लेंथ जाएगी आएगी लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ जुड़ेगी तो बनेगी भी लेंथ। ऐसा नहीं है कि लेंथ में से टाइम निकाल दिया कि 10 किलो ऑटो में से 1 किलो 10 किलो ऑटो में से 1 घंटा टाइम को घटा के बताओ कितना आएगा, या 10 घंटे टाइम में से 1 मीटर कपड़ा घटाओ, तो घट ही नहीं सकता क्योंकि ये टाइम है, ओवर में है, सेकंड में है, मिनट में है, और इधर मीटर में। कैसे घटेगा? तो सेम होएगा। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा आएगा भी वेलोसिटी, है ना। जब डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो ये यूज करूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा आएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है क्या है? लेंथ डिवाइड बाय टाइम, और ये नीचे और टाइम है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम और नीचे और टाइम है, तो टाइम चला जाएगा ऊपर। लेंथ डिवाइड बाय टाइम है और ये भी टाइम है, टाइम ऊपर नहीं जाएगा नीचे ही रहेगा, इनटू टाइम। यानी लेंथ टाइम एंड टाइम। फिर किस में आ गई? फिर ये सारी क्या हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या है? एक डेराइव क्वांटिटी, क्योंकि ये फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे कैसे? फोर्स, तीसरी बात करते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधा बता दूंगा। मास आपको पता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ध्यान रखना, इसीलिए तो कहा था इंपॉर्टेंट है, बार बार ही हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमने प्रूव कर दिया था कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। यानी मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है। यानी इस फोर्स को मैं इस दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन को ये पूरा लिखूँ, मास को ये लिखूँ। यानी फोर्स भी क्या है? एक डेराइव क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से मास, वर्क, पावर, बहुत सारी क्वांटिटी है। वो जो 7 क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब क्या है? डेराइव क्वांटिटी है। उन 7 क्वांटिटी से मिलके ही बनी। चार्ज, चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम की एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज क्या हो गया? चार्ज हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। चलिए साहब यहाँ तक। अब फंडामेंटल एंड डेराइव्ड की तो बात हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में।
इसके बारे में बात करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जैसे मैं कह दूं कि ये पेन इस पेन से कितना झुका हुआ है, तो ये जो कौन आ रहा है ना ये, अरे भाई ये भी तो कुछ एंगल है, ये जो पेन है ये इस पेन से कितना झुका हुआ है ये भी तो एक मेजरमेंट है। सर ये क्यों नहीं बता पा रहे हो, इसको कैसे बताएंगे? तो दो ऐसी क्वांटिटी जो बच गई थी जिनको बाद में बताया गया था उनको कहा गया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो एक होती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वाला जो देखते हो आप, ये वाला जो आप नॉर्मली एंगल जो आज तक आपने पढ़ा है ये वाला थीटा है ना, ये होती है प्लेन एंगल और इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, ये तो क्वांटिटी है, इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और इसको मैं लिख रहा हूँ यूनिट यू, यानी प्लेन एंगल की यूनिट क्या है रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, सॉफ्टी वगैरह आप लोगों ने खाई होगी सब लोगों ने, ये वाली इस तरह से सॉफ्टी, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ये कई बार पूछा जाता है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, और बाकी दुनिया में कितनी है, सब डेराइव्ड है, क्योंकि बाकी सब तो फंडामेंटल से मिलके बनी है। सो यहाँ तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देखा और उसकी जो यूनिट की उसको मेजर कैसे करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है ये देखेंगे, और कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, जो चीज़ें बोली जाती हैं उनको नोट कीजिए, और जब आपको ये चैप्टर पूरा करवा देंगे, आप एक चैप्टर, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग होगी अभी, हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें आपको कम समझ में आएगी, लेकिन ये मेरा गारंटी है कि 3-4 लेक्चर बाद आप लोग ढल जाओगे इसमें और एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अगर आप रेगुलर रहोगे और नोट्स को रेगुलरली बनाओगे। थैंक यू वेरी मच।